आज का जो मेरा जो प्लान है वो है दरअसल मैं आपको एक लाइफ दिखाना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि आबादी बहुत कम है तो यहाँ पे जो मार्केट्स हैं वो पास में नहीं होती है। यानी कि एक जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको ख़रीदने के लिए भी, जैसे ग्रॉसरीज़ वगैरह, उनको ख़रीदने के लिए भी आपको बहुत दूर जाना पड़ता, वो भी पहाड़ पे चढ़ के। ये पहुंच गया जी एक अद्भुत जगह पे, और अभी आपको एक जगह दिखाऊंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। वो जगह आपको सच में बहुत पसंद आएगी। ये नेचर के नज़ारे हैं जो आपको हिमाचल के जंगलों में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो भी हिमाचल आते हैं वो इनको इसीलिए मिस करते हैं क्योंकि वो लोग शहरों में जाते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे शहर हैं जैसे कि मनाली है, कुल्लू है, या फिर शिमला हो गया। इसके अलावा जो है लोगों का प्लान बनता नहीं है इससे बाहर जाने का। लेकिन मैं हर बार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि आप जो है शिमला, कुल्लू, मनाली, इनसे बाहर जाइए, यानी कि इनके इंटीरियर में जाइए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। अब आप देखेंगे मेरे पीछे कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, और एक नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ, उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। आइए चलते हैं। अब मुझे ये क्रॉस करना पड़ेगा पहले, मेरे जूते गीले ना हो जाए। दरअसल ये वुडलैंड के जूते हैं, वैसे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है नीचे, क्योंकि ये जो अभी आपने देखा इसको हम लोग बोलते हैं खड्ड, और खड्ड में बहुत ज़्यादा पानी होता है। यहाँ पे भी देखिए पानी, रास्ते में बहुत पानी है। अब ये देखिए मॉनसून में दरअसल यहाँ से पानी पूरा बहता हुआ आया है मेरे पीछे। जब भी मॉनसून में बारिश होती है तो पहाड़ों में हर जगह पे जो है पानी कहीं ना कहीं से निकलना शुरू हो जाता है, और एक तरफ से बहना शुरू हो जाता है, और अपने साथ में जितने भी लकड़ पत्थर सब कुछ बहाता हुआ ले चलता है। और कई बार ये डेंजरस हो जाता है, ख़ास करके जब बादल फटता है। आपने बादल फटने का नाम सुना होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या किसी भी पहाड़ी राज्य में बादल फटना एक आम बात है, लेकिन सच बात यह है बहुत तबाही लेके आते हैं जब भी ये ऐसा कुछ होता है। तो अभी रिसेंटली हमारे गांव में भी कुछ ऐसे ही हुआ, और कुछ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि वो जो पूरी जगह वो पूरी तहस नहस हो गई, उनके बगीचे बह गए। तो फाइनेंशियली लोगों को बहुत लॉस होता है कई बार, लेकिन नेचर है, क्या कर सकते हैं। अब वो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो क्या है, वो अब ठीक मेरे सामने होगा।
पे है जी झरना। अच्छा, यहाँ पे ये एक छोटा सा तालाब सा बना हुआ है, ऊपर से झरना गिर रहा है और ये तालाब सा बना हुआ है। गर्मियों में अगर आप चाहें तो ऐसी जगह नहा भी सकते हैं। ये सच में नेचर का एक ऐसा नज़ारा है जो बहुत कम लोग देखते हैं हिमाचल में। इस तरह के झरने हिमाचल के जंगलों में आपको कई जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका मज़ा नहीं ले पाते हैं। ये जो झरना है ये नारकंडा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। अगर आप में से कोई नारकंडा आना चाहे या इस जगह पे आना चाहे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका पूरा जो समझा दूँगा कि किस तरह से यहाँ पर आना होगा। यहाँ पे जो ये तालाब बना हुआ है ये भी लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 फीट गहरा तो होगा, यानी कि आप स्विमिंग कर सकते हैं आराम से। वहाँ से कूद के यहाँ पे या जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दरअसल ये पेड़ है लंबा सा पुराना सड़ा हुआ, तो मैं ठीक उसके ऊपर हूँ। ये नीचे पानी है। अच्छा, ये वाला जो जंगल है ये मुझे याद दिलाता है वो एक मूवी आई थी एनाकोंडा वाली, वो जो सब लोग जो है जंगल में फंस जाते हैं, फिर कहीं से भी एनाकोंडा निकल जाता है। पिछले वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको डर नहीं लगता। देखिए, हिमाचल के जंगल इतना डर नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ कुछ जंगली जानवर हैं जिनसे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, या आपके पास में कोई हथियार कोई कुछ ना कुछ होना चाहिए। बाकी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये थी जी वो जगह जो मैं आपको दिखाना चाहता था। उम्मीद है आपको इस तरह की जगह सच में पसंद आती होगी मेरी तरह, क्योंकि मुझे नेचर से प्रेम है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आज मैं टेंट लेके नहीं आया, नहीं तो यहीं कहीं टेंट गाड़ के आज यहीं रुक लेता। आपको झरना दिखाने के बाद अब आपको ले चलते हैं आगे। अच्छा, आप में से कितने लोगों को इस तरह के जो वीडियोस हैं वो पसंद हैं? नेचर के बीच में कैंपिंग करना या जंगल के रास्ते में चलना, ट्रैकिंग करना, मुझे बताइएगा ज़रूर। और आप में से अगर कोई आना चाहे, जैसे मेरे साथ ट्रैक करना चाहें, तो वो भी मुझे बताइए। आपके पास में स्लीपिंग बैग और एक टेंट होना चाहिए, और बाकी सामान मेरे पास सारा है। अरे वाह, ये क्या मिल गया? ये है जी एक, वाह, इस टाइप की जो मशरूम है ये काफ़ी महंगी बिकती है। ये दरअसल गुच्छी फैमिली से है, यानी कि मॉरल फैमिली से, और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं होगा इस तरह का मशरूम, लेकिन ये बड़ी टेस्टी होती है, तो इसको भी मैं साथ में रखूँगा। अच्छा, एक बात है, ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे लगता है, पहले हम देखते हैं ना जैसे लोग जंगलों में जाते थे कि भाई वो लोग क्या खाते होंगे, क्या कैसे रहते होंगे जंगलों में। ऐसा नहीं है। जंगलों में आपको इवन फ्रूट्स, जी हाँ, जंगलों में इवन फ्रूट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कहीं कांटे पे लगे हुए हैं, किसी बेल में लगे हुए हैं। तो यानी कि जंगलों में जो नेचर ने दिया हुआ है इसकी एक बात ही अलग है। और कितनी यहाँ पे औषधियाँ होंगी। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये दरअसल मेरे जैसे इंसान के लिए साधारण पत्ते हैं, लेकिन ये साधारण पत्ते नहीं हैं, ये कोई ना कोई मेडिसिन है। फ़र्क ये है कि हम लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो, हमें तो हरी घास, मुझे तो हरी घास दिखाई दे रही है, लेकिन मेरी दादी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जानती हैं
वो कहती हैं ये वाला पौधा इस काम आता है, ये वाला पौधा इस काम आता है। हालांकि उनसे मैंने काफ़ी सारी सीख भी लिए हैं यूरिक एसिड के लिए, वो भी दिखाऊंगा आपको आगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जंगल में आपको डर नहीं लगता। देखिए, जंगल में डर सबको लगता है, और डर जो रहता है ख़ास करके वो रहता है जंगली जानवरों से, क्योंकि वो आपको कभी भी लपेट सकते हैं। जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे आपको तेंदुए और भालू मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। जो शेफर्ड लोग हैं वो बताते हैं कि इन जंगलों में भालू सबसे ज़्यादा हैं, और तेंदुए हमारे गांव में आते हैं, ख़ास करके जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जंगल के पास का घर हो। अगर वहाँ पे कोई कुत्ता हुआ तो उसको ढूंढने आते हैं। मेरी बुआ हैं, उनका जो घर है वो जंगल के बिल्कुल पास में है। हमने भी बचपन से देख लिया, पता नहीं उन्होंने कितने कुत्ते पाले होंगे। मुश्किल से जो कुत्ता रहा होगा वो 6 महीने या साल भर रहा होगा। जितनी मर्जी प्रोटेक्शन कर लीजिए, कभी ना कभी वो उठा के लेके जाएगा ही जाएगा। तो उनका थोड़ा सा इन जंगलों में ख़तरा रहता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हों रास्तों के, लेकिन अगर आप इक्विप्ड हों पूरी तरह से, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। और जंगलों में लोग आपको मिलेंगे जो शेफर्ड लोग हैं या जो नोमैड्स होते हैं, उनसे आप बात कीजिए, वो सारी बातें आपको बताएंगे। और जब आप कैंपिंग करें तो जो टेंट है वो आप खुली जगह में लगाएं, किसी पेड़ के नीचे ना लगाएं, खुली जगह में, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है पेड़ों को गिरने की, टहनियों को गिरने की, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मैं पहुंच गया हूं उस पेड़ के पास में जिसकी मैं बात कर रहा था। दरअसल ये जो पेड़ है ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 1 2 3 और एक पीछे 4 और एक उधर 5। यहाँ पे लगभग काफ़ी सारे पेड़ हैं वो, और एक ठीक ये भी है, ये वाला। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इस पेड़ में ये जो पत्तियाँ हैं, देखिए इन पत्तियों में थोड़ा सा आपको पेड़ पहचानने में धोखा लग सकता है, क्योंकि ये जो थुना का पेड़ है इसके साथ साथ में ये रई का पेड़, देवदार का पेड़ लगभग एक जैसे होते हैं ये, लेकिन इनके जो मेन जो इसका स्टेम है उसमें फ़र्क है। इसका जो स्टेम होता है वो हल्का सा पिंक छाल वाला होता है, और इसकी जो पत्तियां हैं, ये वाली पत्तियां, अब करना क्या है आपको, इनको एक किसी भी पैन में, जैसे हम लोग काढ़ा बनाते हैं, इन पत्तियों को डालना है, और उसके बाद उसको काफ़ी देर तक काढ़ना है जब तक कि जो पानी की जितना आपने पानी डाला है वो थोड़ा सा कम ना हो जाए। यानी कि कहा जाता है कि अगर आप 500 ml पानी डालते हैं तो वो सूख के 250 ml रहना चाहिए। तो उसके बाद जो 250 ml है उसको छान के आपको पीना है। उससे आपको, जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी एकदम, जिसको बोलते हैं ना, एकदम ख़त्म हो जाएगी। रामबाण इलाज है ये, नेचर का दिया हुआ। ये खास करके मेरी जो दादी हैं वो बताती हैं, बाकी जो गांव के बुज़ुर्ग हैं, खास करके हमारे यहाँ जो शेफर्ड लोग होते हैं वो घूमते हैं जंगलों में, उनको इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती है, तो वो ये सब बताते हैं। तो इस पेड़ के बारे में मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे डैड को हुआ था तो हमने यही उनको दिया था। तो ये पेड़ जो है यहाँ पर है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको पेड़ में दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ दो पेड़ एक ही साथ में हैं। ये वाला जो पेड़ है, ये वाला जो पेड़ है पतला सा, ये है थुना का पेड़। ये देखिए इसकी जो खाल है वो ऐसे निकलती है, और हल्की पिंकिश कलर की होगी इसकी खाल ये। लेकिन इसके साथ में ही पीछे को है देवदार का पेड़। इसकी खाल आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त है इसकी खाल। निकालने की कोशिश करोगे भी तब भी आप नहीं निकाल सकते इसको, ये बहुत सख्त है। लेकिन यहाँ इसमें पपड़ियाँ बनी हुई है, अब देखिए जैसे हाथ फेरेंगे तो पपड़ियाँ अपने आप ही निकल जाएंगी। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है इसमें। तो इस तरह के जो है काफ़ी सारे जो पेड़ हैं वो मौजूद हैं इन जंगलों में, हिमालय में। तो इसीलिए जो ये शेफर्ड लोग हैं, एक बार मैंने पूछा था, हाँ मैं शेफर्ड के साथ में रुका था, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप जंगलों में बीमार नहीं होते? तो बोलते हमारा जो दवाखाना है ये जंगल ही है। तो बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। इनफैक्ट उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम है, और हमारा जो आयुर्वेदिक जो विभाग है, मुझे लगता है उनको ना इन सब लोगों को साथ में लेना चाहिए। इन लोगों को उनके साइंटिफिक नेम पता नहीं है, लेकिन इनके पास उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ये वाला जो पत्ता है ये इसलिए होता है।
तो हो सकता है वो जो रिसर्च है उसमें उनको हेल्प मिले। अब ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं कि आपको इसके सारी चीज़ें बताएं, लेकिन ये आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं इस वाले पत्ते से ये वाली बीमारी दूर हो सकती है। उसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए आयुर्वेद में ये एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, एक उपहार सिद्ध हो सकता है। ये देखिए, ये भी थुना का पेड़ है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखी, झिंगुर चिल्ला रहे हैं पीछे, देखिए ये बेचारे चिल्लाते चिल्लाते ऐसे मर जाते हैं। तो ये वाला पेड़ भी थुना का पेड़ है। मुझे याद है आज से कई साल पहले, लगभग हमारे बचपन में, इनको बहुत बुरे तरीके से काटा जाता था और ये वाले जो पेड़ हैं ये लुप्त होने की कगार पे आ गए थे हिमाचल प्रदेश में। फिर गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, अब इसको कोई नहीं काट सकता। यह है जी हिमाचल का खूबसूरत जंगल। अच्छा, यहाँ जो पेड़ हैं ये तरह तरह के पेड़ होते हैं, अलग अलग। ये वाला जो पेड़ है इसके जो पत्ते हैं वो वैसे हैं जैसे वो कनाडा के फ्लैग में वो पत्ता नहीं आता, उस टाइप का है। लेकिन ये पेड़ बहुत कम होते हैं। ये हो गया थुना, ये हो गया फिर वो राई, देवदार, वो सारी चीज़ें हैं। और ये वाला है, इसको बोलते हैं खनोर। अब पहुंच गए हैं जी हम आधे रास्ते में। यहाँ पे घास फूस बहुत हो गई है, पहले बिल्कुल खाली हुआ करता था यहाँ, ये वाला एरिया पूरा। बचपन में मैं दादाजी के साथ जाता था इस रास्ते से, खास करके दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए। वो जो दिन होता था बड़ा एक्साइटिंग होता था, क्या मज़ा आता था, उछल उछल के जाता था। और मैं बॉल लेके ऐसे फेंकता था, ऐसे ऊपर, वो नीचे गिरती थी, फिर ऊपर फेंकता था, फिर नीचे गिरती थी। उस टाइम ये घास वास नहीं होती है दिवाली के टाइम में। अभी मानसून है तो बहुत ज़्यादा है घास। वाव, देखा गेट। जंगल में गेट। यहाँ से नीचे गेट है, इधर को रास्ता है, और एक रास्ता जो नीचे गया वो उसमें गेट लगा हुआ है। ये फॉरेस्ट वालों ने गेट लगाया हुआ है। अब ये गेट क्यों लगाया है? इस अंदर के जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ऐसा ही गेट एक नीचे भी था, यानी कि जो मवेशी हैं वो इस जोन में प्रोटेक्ट न करें, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ को खाएंगे और फिर जंगल उगेंगे नहीं। तो उन्होंने तार का बाड़ा भी लगाया हुआ है, हालांकि टूटा हुआ है। अब इधर देखिए, इन्होंने तारें लगाई हुई है, देखिए। लेकिन इस तार से क्या होगा? मवेशी तो जाएंगे ही, उनको जहाँ घास मिलेगी। फ़िलहाल फाइनली पहुंच गए हैं जी बागी। और ये वाली जो जगह है ये फिर रतनाड़ी, ये पूरा दरअसल तहसील कोटखाई है, यानी कि मेरा गांव दूसरी तहसील में पड़ता है और ये वाला जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं ये दूसरा तहसील है। तहसील चेंज हो गया है और डिस्ट्रिक्ट शिमला सेम है।
फ़िलहाल ये वाला जो रेस्ट हाउस है आज अब लोक निर्माण विभाग के अधीन है। अंग्रेज़ों ने बनाया था इसको भी। सच बात यह है कि अंग्रेज़ कहाँ कहाँ पहुँच जाते थे। अब देखिए कितना खूबसूरत बनाया। और यहीं से थोड़ा सा आगे जाके फिर एक जगह आती है खदराला, फिर उन्होंने खदराला में जाके बनाया। और फिर उसके बाद सुंगरी, हाँ सुंगरी में भी एक रेस्ट हाउस है। फिर ऐसे करके बाहली, ऐसे करते करते तकलेश, ऐसे करते हुए ये लोग कौरिक तक जाते थे रेस्ट करते हुए, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ियाँ थी नहीं, तो ये लोग घोड़ों पे चलते थे ज़्यादातर। तो ये एक पॉइंट उनके रेस्ट का ये भी हुआ करता था। लेकिन सच बात ये है, बहुत खूबसूरत। तो ये है जी वो मार्केट हमारे बचपन की। अब तो काफ़ी दुकानें हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे उतनी दुकानें नहीं थी यहाँ पे। काफ़ी जो दूर दूर के जो गांव है हिमाचल प्रदेश में, आज भी उनके पास में सुविधाएं नहीं हैं कि खास करके जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्रोसरीज वगैरह हैं, तो उसके लिए उनको ऐसी ही दूर दूर की मार्केट में जाना पड़ता है। और ये हमारी एक मेन मार्केट हुआ करती थी और यहाँ से हम सारा सामान लेके जाते थे। तो अब वापस ठीक उसी रास्ते से वापस जाना है अपने घर। और उस टाइम पे ये भी एक्साइटिंग होता था, लेकिन आज की डेट में अगर किसी को इतना दूर आना पड़े, हालांकि आज की डेट में जो है गांव में रोड्स आ चुके हैं। ये रोड कच्चा रोड हुआ करता था, ये पक्का हो चुका है। हमारे गांव में रोड आ चुकी है, गाड़ियां हमारे घरों के सामने रहती है। आज हम कहीं से भी जो है सामान ला सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, कुछ आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रोड का एक्सेस नहीं है। देखने में खूबसूरत हिमाचल ज़रूर है, लोग यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो थोड़ी मुश्किल ज़रूर है।